डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हमने लिया है 1972 का एक एक्ट जिसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972। तो यहाँ से आप सबको पता है, पीछे भी अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और ये फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि 8 दिसंबर को पार्लियामेंट ने, यानी 8 को ये अखबार में आया, 7 तारीख को पार्लियामेंट ने पास किया है वाइल्ड लाइफ बिल, तो ऐसे में अब यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 2023 वाले जो मेंस प्रीलिम्स लिखेंगे उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और 24 के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर 23 में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 24 में आएगा, तो आपको अलर्ट रहना और 25 वालों को अपना बेसिक तैयार करने के लिए इसको देखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं फैक्ट है क्या क्या है, यहां से देख सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों संसद के द्वारा बनाया गया एक कानून है, 1972 में हमारे सामने आया था और इसका उद्देश्य क्या है, तो पौधों और जानवरों की जो भी प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए। तो इसमें पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों शामिल, यानी प्लांट और एनिमल की जितनी भी स्पीसीज होती हैं ये सब शामिल। इसका मतलब है कि अब आपको तुरंत यहां अलर्ट हो जाना। प्रीलिम्स में आपको अच्छे से पता यूपीएससी क्या करेगा, एक चीज गायब कर देगा, प्लांट गायब कर देगा और लिख देगा केवल जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह कानून लाया गया। तो जब लिखेगा केवल यानी ओनली, देन आप अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई ये गलत है। यूपीएससी ऐसे ही आपको पता है क्या करता है, प्रीलिम्स में मोटा हेर फेर कर देता है, यहाँ की चीज वहां डाल देता है, वहां की चीज यहाँ डाल देता है। तो आपको अलर्ट रहना है। आई होप आप इसको समझे हैं। फिर इसके बाद अब इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कि देश के जो भी जंगली जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी प्रजातियों के संरक्षण का विस्तृत रूप से यह प्रावधान करता है। किसका मेरे प्यारे बच्चों, जानवर, पक्षी, पौधे। और 1972 से पहले भारत में केवल 5 जो है डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क थे, लेकिन इसके बाद बहुत से डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क आए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इस कानून को बनने से पहले 5 केवल हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान थे, याद रखिएगा। अब यह एक्ट क्या क्या हमें जो है संस्थाएं या बोर्ड प्रदान करता है, यानी इसके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं, तो आप देख सकते हैं। यानी इसने बनाया है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ वार्डन्स जो देखभाल करेंगे, क्या है, स्पेसिफाई देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। तो अधिनियम वन्य जीव सलाहकार बोर्डों, वन्य जीव वार्डन के गठन और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों आदि को बताता है। यानी इसी एक्ट में इन सब की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताया है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो साइट्स है, साइट्स क्या है देख सकते हैं, साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो भारत इसका सदस्य है और इसका सदस्य इसी एक्ट के तहत भारत इसका सदस्य बना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि हिंदुस्तान में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो स्वाभाविक है उसी इसी यानी ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पर्यावरण के संरक्षण की, इसी को ध्यान में रख करके यह कानून बनाया गया। तब आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, पीटी के लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस मेंस के लिए भी हो सकती है? हम कहेंगे हाँ। तो आप कहेंगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा आपसे कि जरा इथिक्स का एक क्वेश्चन याद कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, और फिर उसमें क्वेश्चन पूछा था कि संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण कोई किस प्रकार कर सकता है। संवैधानिक नैतिकता का संरक्षण कोई किस प्रकार कर सकता है, तो अब मैं वही सिखाने जा रहा हूं। 1972 का एक्ट, और ध्यान रखिएगा बनाया किसने, ऑब्वियस है पार्लियामेंट ने इसको बनाया, इस कानून को, चूंकि हमारे यहाँ कानून बनाने का काम वही करती है। तो आप संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डेफिनेशन देंगे, ठीक है, कि संवैधानिक आदर्शों को, संवैधानिक नैतिकता की डेफिनेशन क्या है कि संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जो बेहतर हो वह करना चाहिए, यही संवैधानिक नैतिकता है। और संवैधानिक आदर्श का मतलब संविधान की प्रस्तावना में दिए गए जो भी संविधान के आदर्श हैं उन्हीं से लिया जाता है। फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका इतने में एक पार्ट कंप्लीट। अब फिर कहा गया कि संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण कोई, कोई का मतलब क्या होता है बच्चे, क्या है,
यानी राज्य भी यानी स्टेट भी है। स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट का मतलब मैं राज्य का मतलब केंद्र और राज्य दोनों इसमें आएंगे। ये ओवरऑल स्टेट की बात कर रहा है। तो संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण कोई किस प्रकार कर सकता है? तो कोई मतलब केंद्र कैसे कर सकता है, राज्य कैसे कर सकता है, लोकल बॉडीज कैसे कर सकती हैं और व्यक्ति कैसे कर सकते हैं, चारों को लिखना होता है। तो संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण राज्य कैसे कर सकता है, याद रखेगा। यानी कोई भी शासन करने वाली इकाई कैसे कर सकती है, तो आप बताएंगे कि अगर हम देखें, उदाहरण देंगे, आप देंगे संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण सरकार कैसे कर सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी केंद्र कैसे कर सकता है, राज्य कैसे कर सकता है, लोकल बॉडीज कैसे कर सकती है, कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो आप लिखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण का एक उदाहरण है, और आप फिर बताएंगे ये वाले पॉइंट जब मैं बताने जा रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 48 एक कहता है कि राज्य पर्यावरण को व्यवस्थित करेगा और उसके साथ साथ यानी जानवरों और पौधों के संरक्षण की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद क्या यानी 48A, यानी राज्य का दायित्व संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करेगा। ऐसा इस एक्ट के द्वारा राज्य को दायित्व दिया गया, और राज्य को यह दायित्व दिया गया तो राज्य ने इसी 48A, यानी ये क्या है बच्चे, ये संविधान का आदर्श है ना। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, ये संविधान का आदर्श है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं इस संविधान के आदर्श को पूरा करने के लिए प्रश्न है ना, कोई संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण किस प्रकार कर सकता है, तो कोई में सबसे पहले राज्य आ रहा है। तो राज्य कैसे करेगा, तो जो संविधान में आदर्श दिए गए हैं उनको कानून बना करके व्यवहारिक रूप से लागू करके राज्य संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण कर सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। राज्य, फिर से बोल देता हूं, राज्य कानून बना करके संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण कर सकता है। कौन से कानून, जो संविधान में राज्यों के लिए आदर्श के रूप में दिए हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो गाइडलाइन दी गई है संविधान के द्वारा राज्यों को कि आपको इन सब पर काम करना है, तो अगर उस पर वो काम करते हैं राज्य, तो संवैधानिक नैतिकता का वो अनुसरण कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में आएगा सर अच्छा आपने कहा था व्यक्ति भी कैसे कर सकते हैं, संस्थाएं तो हो गई, राज्य का मतलब हो ही गया, उसमें सब आ गया, केंद्र भी आ गया, राज्य भी आ गया, लोकल बॉडीज भी आ गया। अब व्यक्ति कैसे कर सकता, तो आप लिखें कि कोई भी व्यक्ति जिसको संविधान के आदर्शों के तहत मौलिक कर्तव्यों का जो दायित्व दिया गया है, यदि वह उसको अपने निजी जीवन में शामिल करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, तो वह व्यक्ति भी संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण करता है। तो आप देख सकते हैं कैसे आपको IQIP करना है, ये आपको सीखना है मेरी क्लास में, बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी ये सारी सूचनाएं हर जगह, लेकिन जो स्पेशल है मेरे पास वो यही IQIP है, और एक्चुअल में UPSC इसी में है, आपको सीखते रहना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए। तो 48A का जिक्र किया गया। फिर अनुच्छेद 51A में भी मेरे प्यारे बच्चों, यानी हम पर आप पर, यानी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत हम पर यानी भारतीय नागरिकों पर यह दायित्व डाला गया है कि वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अधिनियम के द्वारा बहुत से संस्थाएं बनाई गई हैं, देख सकते हैं कौन कौन सा। स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड या राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड बनाया गया। इसके बाद दूसरा देखिए, जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार के लिए नियम बनाए गए। इसके अलावा जो सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, उनको स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और चिड़िया घरों के लिए यह सबसे जिम्मेदार निकाय है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, डेट याद रखिएगा। तो ये सब इसके अंतर्गत हो रहे हैं। तो ये भी पूछ लेता है प्रीलिम्स में कि कौन कौन इसके अंतर्गत काम किए गए हैं, कौन कौन इससे। इसके अलावा अधिनियम किस किस चीज के लिए कानून प्रदान करता है, यानी कानूनी संरक्षण प्रदान करता है पौधों एवं जो है जानवरों से संबंधित। तो आप देख सकते हैं जंगली जानवरों का, पशु उत्पादों जैसे सींग वगैरह होता है, और ट्राफियों के व्यापार का विनियमन करता है, यानी जंगली जानवरों का उनसे संबंधित उत्पादों का, जैसे शेर की खाल, ये सारी चीजें। और ट्राफियों यानी जो सींग वगैरह होती है जानवरों की, उसके व्यापार को ये प्रतिबंधित करता है, उसका रेगुलेशन करता है। इसके अलावा अधिनियम के
उल्लंघन पर, अगर आप इस एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो ऑब्वियस है इसमें दंड की भी व्यवस्था की गई, दंड लगाया जाता है। इसके अलावा इस एक्ट की जो अनुसूची 1 है, याद रखिएगा शेड्यूल 1 है, इस कानून का जो शेड्यूल 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें याद रखिएगा जो भी लिस्टेड लुप्त प्राय प्रजाति हैं, याद रखिएगा कौन से, जो हार्मिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और वह शेड्यूल 1 में लिस्टेड हैं, तो ऐसे में अगर आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो यह पूरे भारत में प्रतिबंधित है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस एक्ट के अंतर्गत उनका जो है संरक्षण किया गया है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि जैसे शिकार की जो बहुत सी जानवरों की ऐसी प्रजातियां होती जिनका शिकार किया जाता है, तो हंटिंग स्पीसीज बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे उनकी भी कई कैटेगरी बनाई गई, शिकार की प्रजातियां, जैसे विशेष सुरक्षा यानी अनुसूची 2, कुछ ऐसी शिकार की प्रजातियां हैं जिनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनको शेड्यूल 2 में रखा गया। तो शेड्यूल 1 में कौन है, आप देख सकते हैं, शेड्यूल 1 में है हार्मिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, शेड्यूल 2 में है यानी ऐसी प्रजातियां जिनका शिकार किया जा सकता है, और उन्हीं के लिए बताया गया विशेष सुरक्षा अनुसूची 2, बड़े गेम अनुसूची 3, छोटे गेम अनुसूची 4। तो ये कैटेगराइज किया गया, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल कुछ घुस के पूछ रहा है। अब पांचवा जो आएगा, तो ये पांचवा इस बार 2023 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी अनुसूची 5 जो शेड्यूल 5 है, याद रखिएगा बर्मिन। तो बर्मिन कैटेगरी के रूप में भी कुछ जंगली जानवर वर्गीकृत किए जाते हैं। अब ये बर्मिन कैटेगरी क्या है, और जो संसद ने वाइल्ड लाइफ बिल पास किया है उसमें बर्मिन कैटेगरी के लिए क्या कहा है, यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा जो 2023 में आएगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी यहां पर आपको कुछ नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, तो उसमें बस ये आपको बताना है कि कई कैटेगरीज हैं, यानी जानवरों के संरक्षण की कई कैटेगरी हैं। शेड्यूल 1 में हार्मिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, शेड्यूल 2 में याद रखिएगा ऐसी जंगली जातियां हैं जिनके विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ बिग गेम यानी कुछ अन्य जो है प्रजातियां हैं उनको शेड्यूल 3 में रखा गया है, स्मॉल गेम इनको शेड्यूल 4 में रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको संरक्षित किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये रहा यानी वाइल्ड लाइफ एक्ट। अब इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और अब थोड़ी सी बात इंडिया के